आज हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है ना। जिसमें जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसमें कुछ आपको समीकरण दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसमें जो पहला भाग है उसको हमने लिख रखा है, दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। तो इसका पहले हम होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो ये x+1 का होल स्क्वायर है, मतलब a + b का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस तो x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 × x × 1, 2 से गुणा करो 2x माइनस x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 × 1 = 2x बराबर 2x - 6, ये 2x x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, x स्क्वायर प्लस 7 बराबर। द्विघात समीकरण है या नहीं है? अधिकतम घात चर की कितनी होनी चाहिए? द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ समीकरण इसमें जो चर की घात है वो कितनी है? 2 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण है। इसके बाद दूसरा भाग इसका क्या दिया गया है? x स्क्वायर माइनस, उसके बाद बराबर -2 3 - x, यही तो है। इसको भी कर लेते हैं, गुणा कर लीजिए। ये x स्क्वायर माइनस 2x ऐसे रहने दीजिए, -2 और 3 का गुणा -6, माइनस माइनस 2 और x का गुणा 2x, x स्क्वायर नहीं कटेगा, ये प्लस है ये माइनस है, इधर लाओ -2x इधर लाओ प्लस 6 बराबर x स्क्वायर माइनस 4x, 2 और 2 जुड़ के माइनस माइनस समान चिन्ह है तो जुड़ जाएगा, प्लस 6 बराबर। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं? लिख दीजिए द्विघात समीकरण। तीसरे में अब नहीं, वो कटेगा नहीं, नहीं दोनों सुनो, ये -2x है, बराबर के इधर +2x है। जब बराबर के एक इधर हो और दूसरा उधर हो तो दोनों के चिन्ह समान होने चाहिए, या तो माइनस माइनस हो या जब दोनों बराबर के एक ही ओर हो तब एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, ठीक है ना। अब इसका जो तीसरा भाग है उसमें आपको दिया गया है x - 2 x + 1, x - 2 x + 1, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 x + 3, x - 1 x + 3। देखिए गुणा करते हैं। अब ये दो ब्रैकेटों का गुणा है, इसे गुणा कर लेते हैं। x और x का गुणा x की घात 2। पहले इस x से देखो, जिन बच्चों को अभी तक दो ब्रैकेटों का गुणा करना नहीं आता है वो उसको ध्यान से देखें। पहले इस x का गुणा इसमें करेंगे तो x और x का गुणा x की घात 2, फिर इसी x का गुणा 1 में तो x और 1 का गुणा 1x। अब फिर -2 से x में करेंगे तो -2x, फिर -2 का गुणा +1 में करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा 2 × 1 = 2। इसी प्रकार इधर भी करेंगे, x का x के साथ x स्क्वायर, x का 3 के साथ +3x। पहले x से दोनों में कर दीजिए और फिर 1 से दोनों में, तो -1 से x में गुणा करोगे तो -x हो जाएगा, -1 का गुणा +3 में करोगे तो -3, 1 × 3, x स्क्वायर। देखो जब इसे हमने काटा x स्क्वायर तो एक बराबर इधर है और एक बराबर के इधर है और दोनों के चिन्ह समान है। इसके बाद ये +x लिखा हुआ है और ये -x, तो ये नहीं कटेगा क्योंकि ये बराबर के इधर और बराबर के उधर है। देखो ये x - 2x लिखा है, मतलब ये है कि यहाँ पर 2x में से 1x घट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या? -x -2, इसे इधर ले आओ। अच्छा इसे भी घटा लो, 3x में से 1x तो 2x -3, अब -x इसे इधर लाओ -2x और उसके बाद +3 बराबर 0। ये तो हमें यहीं से पता चल गया
द्विघात समीकरण नहीं, क्योंकि यहां पर घात 2 खत्म हो गया ना कट के। द्विघात समीकरण नहीं। चलिए ठीक। इसके बाद इसका चौथा भाग, जिसमें आपको दिया गया है x माइनस 3 2x प्लस 1, x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। गुणा कर लीजिए दो ब्रैकेट का, x का 2x से गुणा होगा तो 2x स्क्वायर, x का प्लस 1 से होगा तो प्लस x, माइनस 3 का जब 2 से करोगे तो माइनस 3 दूना 6 और x भी साथ में रहेगा, माइनस प्लस का गुणा 3 एक कम बराबर x का गुणा प्लस x और 5 का गुणा 5x। तो देखिए ये 2x स्क्वायर इसे इधर ले आइए तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में देखो ये प्लस x माइनस 6x है ना, तो घट जाएगा माइनस 5x बचेगा। उसके बाद ये प्लस 5 जब इधर आएगा तो माइनस 5x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर भी आ गया प्लस 5 भी आ गया। अब यहाँ बचा क्या, माइनस बराबर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा माइनस 5 5 10x माइनस 3 बराबर, बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके बाद इसका पांचवा भाग देखिए, बोलो। ये 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट गया है, काटे कहाँ, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 x माइनस 1। देखो ये भी दो ब्रैकेट दिए गए हैं, गुणा करेंगे, 2x का x में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2x का माइनस 3 में तो 2 तिया 6x, फिर माइनस 1 से x में तो माइनस, फिर माइनस और माइनस का गुणा 1 तिया 3, x और x का गुणा, x और माइनस 1 का गुणा माइनस x, प्लस 5 का x से करो प्लस 5x, प्लस 5 का माइनस 1 से करो तो प्लस माइनस माइनस 5 एक कम, ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर लाओ तो माइनस x स्क्वायर, ये माइनस 6x है, ये माइनस x है, तो ये माइनस 6x है, ये माइनस 1x है, तो कितना हो जाएगा माइनस, दोनों जुड़ गया। उसके बाद ये जो माइनस x है और ये प्लस 5x है, चलो अभी इसको यहाँ पर छोड़ते हैं, प्लस 3 बराबर ये एक्स स्क्वायर चला गया, ये माइनस x और ये प्लस 5x, 5x में से एक x घट जाएगा तो कितना बचेगा 4x माइनस 2x स्क्वायर, सॉरी ये तो घट जाएगा ना, 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर निकल जाएगा तो केवल x स्क्वायर बचेगा, और ये माइनस 7x इधर लाओ माइनस 4x प्लस 3 प्लस ये माइनस 5 बराबर किधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर 7 4 11x प्लस 8 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है, लिख दीजिए द्विघात समीकरण। इसके बाद इसका छठा भाग, और छठे भाग में आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही तो है, हाँ सही। देखिए तो ये x स्क्वायर ये प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलो, x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा x गुणा 2, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 दूना माइनस 2 दूना 4x, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर 3x, इसे इधर लाओ तो प्लस 4x, ये प्लस 1 ये माइनस 4 बराबर 0, 4 3 7x माइनस 3 बराबर 0। द्विघात समीकरण है या नहीं है,
द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चर की अधिकतम घात है वो 1 है, 2 होनी चाहिए। x की घात कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रकार से इसके 6 भाग खत्म हो जाते हैं और अभी 2 भाग और बचे हुए हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर उस दोनों को भी बताते हैं। देखिए अब इसका 7वां भाग जो है वो आपको दिया गया है x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x ब्रैकेट में x² - 1। तो यहाँ पर आपको इसका होल क्यूब a + b का होल क्यूब खोलना होगा। हम जानते हैं कि a + b का होल क्यूब बराबर क्या होता है? a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। तो यहाँ a और b की जगह पर क्या है? a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab, a मतलब x, b मतलब 2 और ब्रैकेट में x + 2 बराबर के बाद 2x का गुणा इसमें करो तो 2x, इसकी घात 1 है, इसकी घात 2 है तो जुड़ जाएगा 3 माइनस 2x का गुणा 1 में होगा तो 2x। अब ये x³ प्लस 2 दूना 4 दूना 3 दूना 6x, x + 2 बराबर 2x³ - 2x। ये x³ इसे इधर लाओ माइनस 2x³, उसके बाद प्लस 8, इसका गुणा करो इसमें 6x और x का गुणा x², 6 दूना x ऐसे साथ में रहेगा। ये 2x³ इधर आ गया है ना, ये माइनस 2x भी इधर ले आओ तो प्लस 2x बराबर 0। अब ये x³ माइनस 2x³ घटाओगे तो क्या बचेगा? माइनस x³, उसके बाद ये प्लस 6x², उसके बाद प्लस 12x और प्लस 2x कितना हो जाएगा? प्लस और प्लस 8 यहाँ लिख देंगे बराबर 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 3, 2 होनी चाहिए थी। समझ में आया? इसके बाद इसका आखिरी भाग 8वां जो है उसमें आपको दिया गया है x³ - 4x² - x³ - 4x² - x + 1 - x + 1 बराबर होल क्यूब। ठीक, देखिए इसे भी सरल कर लेते हैं। x की घात 3 - 4x² - x + 1 बराबर, यहाँ इसका क्यूब खोलो तो ये माइनस वाला है। x की घात 3 माइनस 2 की घात -3 × ab तो x × 2 और ब्रैकेट में x - 2, x³ - 4x² - x + 1, ये x³ हो जाएगा और ये -2 दूना 4 दूना और यहाँ देखो 2 तिया 6x हो गया और 6x का गुणा इस ब्रैकेट में होगा तो 6 1 कम 6 और x का गुणा x की घात 2 माइनस माइनस का गुणा प्लस 3 दूना 6 हुआ था तो 6 दूनी 12 और x, ये x वाला x भी साथ में रहेगा। अब ये जो x³ है दोनों तरफ प्लस में है, ये कट जाएगा। -4x², ये x² इधर लाओ तो प्लस 6x² हो गया। इसके बाद ये -x और ये प्लस 12 इधर लाओ तो -12x, उसके बाद ये प्लस 1, ये -8 इधर लाओ तो प्लस बराबर, तो -4x², सॉरी ये घट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो और ये दोनों जुड़ जाएगा -12 और 1 13x + 9 बराबर 0। बताओ द्विघात समीकरण है या नहीं है? समझ में आया लोगों को? तो इस तरीके से इन सभी को आप सरल कर लेंगे और सरल करने के बाद अगर चर x की जो अधिकतम घात है अगर वो 2 है तो उसे आप द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर 2 से कम है या ज़्यादा है तो
द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न 2 में आपसे कहा जा रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये आपसे कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। हम इसे निरूपित करने के साथ साथ हल भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखें इसमें जो पहला है, इसमें कहा जा रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कितना है? एक आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड का मतलब होता है इस प्रकार से आयत के तरह का एक कोई जमीन का टुकड़ा है, भूमि का खंड है, समझे ना। आयत पता है ना सबको, इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये आयत है। कह रहा है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528 मीटर स्क्वायर, 528 मीटर। 528 मीटर स्क्वायर, ठीक। फिर आगे कह रहा है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है वो चौड़ाई के 2 गुने से अच्छा। तो जब आपसे ये कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अगर आपको चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई पता चल सकती है ना, क्योंकि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जैसे मान लीजिए चौड़ाई 5 है तो लंबाई 6, यही समझ में आया। लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, तो अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई 11। पहले तो चौड़ाई के दुगना करो तो 5 दुगना और फिर 1 अधिक करो 11। अब समझ में आया। तो हम यहां पर मानेंगे कि मान लिया कि चौड़ाई क्या है, चौड़ाई, तो लंबाई क्या होगा? पहले चौड़ाई का दुगना करो 2x, और चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है तो चौड़ाई का दुगना किया और फिर इसमें 1 जोड़ दिया, तो ये लंबाई आ गया। कुछ समझ में आया कृष्णा? आया या नहीं आया? जब हमने चौड़ाई को x मान लिया तो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, तो हमने चौड़ाई x माना है, चौड़ाई का दुगना 2x और इसमें प्लस 1 कर दिए, तो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक हो गया ना, तो लंबाई हो गया। बस इतनी सी बात है, यहां मानेंगे। माना लंबाई x है। भूखंड की चौड़ाई पहले माना है हमने x मीटर, तब लंबाई। अच्छा, इसके बाद तब क्यों लिखते हैं, समझ पाते हो? जब हमने x मान लिया उसके बाद तब ये हो पाएगा 2x + 1 ना। अगर इसको y माना होता तब 2y + 1 हो जाता। तो जब x मान लिए तब तो ये पता चल पाए कि ऐसा 2x + 1 है, तो इसलिए लिखते हैं तब 2x + 1 मीटर। इतनी बात समझ में आई। प्रश्नानुसार आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल है वो 528 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार यहां लिख लेंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। अच्छा, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है? 528। अभी मीटर छोड़ दीजिए, यहां से भी छोड़ दीजिए, अंत में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, आयताकार भूखंड, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे 1/2 नहीं, लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528। लंबाई कितना है? 2x + 1। लंबाई 2x, चौड़ाई x, ये लिख लिया बस। अभी इससे पहले ब्रैकेट में गुणा ही तो कर रहे थे, कर लो। x का 1 में गुणा करो 1, वैसे आगे से किया जाता है इधर से। x का 2x में गुणा करोगे तो 2x² प्लस 1 और x का गुणा +x। ये जो 528 बराबर
अभी लिख दीजिए इस लाइन में, ये जो 528 बराबर के उधर है, जब इधर ले आओगे बराबर 0। तो अब सुनो, ये जो आपका है ना, आपसे कह रहा था कि इसको गणितीय रूप में द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये हमने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया है, समझ में आया ना। लेकिन हम इसको यहीं पर नहीं छोड़ेंगे, हम इसको हल भी कर लेंगे और हल करके x का मान निकाल लेंगे। और जब x का मान हमें पता चल जाएगा तो हमें लंबाई भी पता चल जाएगा और चौड़ाई। तो देखो ये 528 दिया गया है ना, तो पहले यहाँ अब ध्यान से देखना, इसको गुणनखंड अभी जिसको नहीं करना आता है, देखो यहाँ x² अकेला नहीं है, इसके साथ 2 दिया गया है। तो पहले इस 2 का गुणा इस 528 में कर लो, तो 2 8 2 दूना 4 1 5 2 दूना 2 पंचे 10 है, 10 ही रहे 10, बस गुणा कर लिए। अब ये आ गया 1056 के हमें 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए। यहाँ x के सामने कितना है, 1 है, लिखा नहीं लेकिन 1 तो है, तो हमें 1 लाना है। 2 गुणनखंड ऐसे, जैसे 12 के 2 गुणनखंड, 4 तिया 12, 4 में से 3 घटाओ 2, 1 आ जाएगा ना। लेकिन ये 1056 इतना आसानी से तो हमें नहीं पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से काटो, यही आ जाएगा जिसको गुणा किए थे, फिर 2 से काटो, तब कितना आएगा, 2 दूनी 4 2 छक 12, 2 से काटो 1 3 2 6 6, फिर 2 से काटो 3 3 11 आ गया। अब सुनो, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए। ये 528 ऊपर अलग है, यहां से करना शुरू किए। देखो ये वाला 2 नहीं है इसमें, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना, ये देखो 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 दूना, यहाँ तक हो गया। अब 32, इसे काटने के बाद 33 ही तो बचा था। तो फिर उसके बाद में, और या चाहे ऐसे कर लो 11 तिया 33, तो 32 और 33 का जो गुणा होगा ना वो 1056 होगा, और 33 में से 32 निकालने पर यहाँ माइनस है ना इसके सामने, इसका मतलब ये घट के आएगा। समझ में आया, ज्ञात करना। अब आगे बढ़ें। 2x² प्लस x ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 33 माइनस 500 बराबर 0। 2x² x से गुणा कर दीजिए तो 33x माइनस यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन हो रहा है, केवल x कॉमन हो रहा है, क्योंकि अगर आप 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से तो 2 कट जाएगा, लेकिन 33, तो इसलिए केवल x। तो यहाँ क्या बचा, 2x प्लस यहाँ 33 बच गया, माइनस ये 32 है, 16 से 32 कट जाएगा, और 16 से 528 भी कट जाएगा। देखो क्योंकि यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ भी 2 आना चाहिए, 2 आने के लिए 16 कॉमन लेना होगा। 16 दूना 2x, माइनस कॉमन लियो तो अंदर का चिन्ह प्लस हो जाएगा। 16 से इसको भाग दो, 16 तिया 48, ये 52 है ना, 16 तिया 12, बाकी बचा 4, तो ये 8 है, 48 हो गया। 16 तिया बराबर 0। अब दोनों ब्रैकेट समान है तो कॉमन हो जाएगा 2x प्लस 33 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में x माइनस 2x प्लस 33, 2x बराबर माइनस, और x बराबर। एक बात बताओ, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई माइनस में हो सकता है, लंबाई माइनस में हो सकता है, चौड़ाई माइनस में हो सकता है, नहीं, वो तो प्लस में ही रहेगा ना। तो यहां पर हम लिख देंगे कि चूंकि x बराबर
32/2 -32/2 मान नहीं है, इसलिए x बराबर 16। अतः चौड़ाई बराबर कितना आया 16 मीटर तथा लंबाई, देखो लंबाई क्या था 2x + 1 था ना, तो 2 गुणे x का मान कितना आया है 16, 2 गुणे 16 दूना 32 हो, इस तरीके से ये हो जाती है। समझ में आया। इसके बाद यहां से इसका दूसरा भाग भी देख लेते हैं। नहीं देख लो, दूसरे में आपसे कहा जा रहा है दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों ज्ञात करना है। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत का मतलब क्या होता है कर्म से, धनात्मक मतलब धनात्मक होने चाहिए, प्लस में होने चाहिए। तो हम मानेंगे, माना दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x + 1 है। हमें कहा गया था कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, कर्मागत मतलब कर्म से, जैसे 1 2 3 4 5 10 11 12 13 ऐसे कर्म से चले, है ना। जैसे कर्मागत का मतलब है 15 16 या 20 21 25 26, ये कर्म से है ना। तो अगर एक यक्ष है तो दूसरा उसमें एक प्लस कर दीजिए, जैसे एक 5 है उसमें +1 कर दीजिए तो 6 आ जाएगा ना, तो कर्म से ही है ना। तो हमने एक को x माना और दूसरे को x + 1। तो जब आपसे कहा जाए कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, तो आप एक को x मान लीजिए, दूसरे को x + 1 मान लीजिए, ठीक है। यही कहा जाएगा आपसे, ये कर लीजिए। अब अगर आगे क्वेश्चन में आपको सम, दो कर्मागत सम धनात्मक पूर्णांक या विषम धनात्मक पूर्णांक कहेगा तो उस पर भी बात करेंगे, ठीक है। देखो ये हो गया। अब प्रश्नानुसार आपसे कहा जा रहा है कि दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 300। ये दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो x और दूसरा x + 1, गुणनफल आपको दिया गया है, मतलब दोनों को जब गुणा किया जाता है तो कितने के बराबर आ जाता है। बस जो हमने माना, जब उन दोनों को गुणा करोगे तो ये कितने के बराबर है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो हमने लिख दिया दोनों का गुणा करके। अब गुणा करो, प्लस x का 1 में गुणा x, ये इधर लाओ -300, अब 300, हाँ बराबर 0। अब 306 का हमें दो गुणनखंड चाहिए जिसको घटाने से 1 आ जाए। यहाँ लिखो 306, 2 से काटो कितना होगा, 2 × 2 2 × 5 10, 2 3। अब इसके बाद ये 3 से कटेगा, 3 × 5 15, 3 × 1, फिर से 3 से कटेगा, 3 × 1 3, 3 से 21। अब जरा देखो 2 3 6 3 18 और ये 17, 18 में से 17 घटाओ कितना आ गया, 1 आ गया ना। तो इस तरीके से आप काट के इसे ज्ञात करेंगे। x² + x आगे लिखो, ब्रैकेट में क्या लिखोगे 18 - 306 बराबर 18x - x कॉमन ले लीजिए तो x + 17 कॉमन ले लीजिए तो x + 17 × 17 बराबर 0। एक ब्रैकेट में x + और दूसरे में अलग अलग कर लीजिए, x + 18 बराबर 0, x - 17 बराबर, तो x बराबर, बताओ ये मान्य होगा, ये मान्य क्यों नहीं है, क्योंकि हमसे कहा गया था धनात्मक पूर्णांक और ये आ गया ऋणात्मक, तो इसलिए ये मान नहीं है। इसलिए x बराबर कितना होगा 17, अतः
प्रथम धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक 17 तथा दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 था ना, तो 17 + 1 18, ये हो गया। समझ में आया? देखो ये वाला हिस्सा इसी क्वेश्चन का, यहां से यहां तक नोट करो, उसके बाद ये लिख लेना नीचे, और ये दूसरे भाग का यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां खत्म हो जा रहा है। ठीक है, इसके 2 भाग खत्म हो गए, इसमें 2 भाग और है, इसे नोट करिए आप लोग, फिर उसे देखिए। प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरे क्वेश्चन का तीसरा भाग है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की मां रोहन से, अब जाहिर सी बात है कि रोहन की मां है तो रोहन से तो बड़ी ही होगी। कितनी बड़ी है? 26 वर्ष। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो रोहन की वर्तमान आयु वो क्या मानेंगे? और रोहन की मां की वर्तमान आयु x + 26। रोहन की मां रोहन से 26 साल बड़ी है ना, तो अगर मान लीजिए अभी रोहन की आयु x वर्ष है, तो उसमें 26 प्लस करने पर उसकी मां की आयु प्राप्त हो जाएगी ना, क्योंकि 26 साल ही तो बड़ी है उसकी मां। बात समझ में आ रहा है? तो मानेंगे कि माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब मां की आयु x + 26 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी मां उससे 26 साल बड़ी है। ठीक है, 26 साल अधिक है ना उसकी आयु। ये हो गया। फिर उसके बाद में ये क्या कह रहे हैं, आगे देखो क्वेश्चन में, 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब अभी जो है, अभी क्या है, ये है, अभी रोहन का x है और मां का x + 26 है। कह रहे हैं कि उनके आयु का जो गुणनफल होगा, मतलब दोनों के आयु का जब गुणा करने पर जो भी रिजल्ट आएगा, गुणनफल जो होगा, वो अब से 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद जब उनके आयु का गुणनफल ज्ञात करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 साल। इसका गुणनफल नहीं, अभी से 3 साल बाद। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, अगर अभी दोनों की आयु ये है, तो अब से 3 साल बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी? देखो अभी x है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? x प्लस, अभी x है ना, तो 3 साल बाद और 3 साल बढ़ जाएगा ना। अभी x वर्ष है, तो 3 वर्ष पश्चात इसमें 3 और जोड़ दीजिए, x + 3 हो गया। 3 वर्ष पश्चात रोहन की जो आयु है वो कितनी हो जाएगी? x प्लस, क्या ये बात समझ में आ रही है तुम लोगों को? अभी x, मान लो अभी 10 है, तो 3 साल बाद कितना होगा? 13 हो जाएगा। 13 हो जाएगा, 10 + 3 यही तो होगा। तो अगर अभी x है तो 3 साल बाद कितना होगा? तो उसमें 3 जोड़ना ही तो पड़ेगा। अच्छा, अभी माँ की आयु कितनी है? x प्लस, तो 3 साल बाद कितना होगा? x + 26 में क्या जोड़ दोगे? 3 साल और जोड़ दो, 3 वर्ष और जोड़ दो। और जब अब से 3 वर्ष पश्चात, ये इसमें भी जोड़ दिया, इसमें भी जोड़ दिया, जोड़ने के बाद जब दोनों का गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आएगा? ये आपसे कहा जा रहा है, बराबर 360। अब इन दोनों का क्या करना? क्या बात? हाँ? इसमें क्वेश्चन में तुमसे कहा जा रहा है कि अभी ये हमने माना है कि अभी रोहन की आयु कितनी है? x।
और उसकी माँ की आयु x प्लस 26 क्यों लिखा? क्योंकि माँ 26 वर्ष बड़ी है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये कह रहे हैं कि अब से 3 साल बाद, तो हमें 3 साल बाद जाना पड़ेगा ना, 3 साल बाद जानना पड़ेगा कि क्या आयु होगी। तो अगर अभी x है तो 3 साल बाद x प्लस 3, और अगर अभी x प्लस 26 है तो 3 साल बाद x प्लस 26 प्लस 3, दोनों में 3 साल बढ़ जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि अब से 3 साल बाद जो आयु होगी उसका जब गुणा करोगे तो गुणनफल कितना आएगा? 360। तो अब से 3 साल बाद रोहन की आयु ये होगी और उसकी माँ की आयु ये हो जाएगी। दोनों में 3 जोड़ दीजिए तो 3 साल बाद आ जाएगा। और फिर जब गुणा करोगे 3 साल बाद दोनों की आयु का, तब गुणनफल कितना आएगा? 360 की। तो हमने दोनों में 3 साल बढ़ाया और बढ़ा करके दोनों का क्या कर दिया? गुणा। तो गुणनफल किसके बराबर आएगा? बस ये कहा जा रहा है। बात समझ में आई? एक बार और लिखिए इसे, x प्लस 3 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 26 और 3 बराबर 300। चलो गुणा करो, x का x से गुणा करो, x का 2 29 से गुणा करो, 3 का x से गुणा करो, फिर 3 का 29 से। देखो 3 नवा 27 और 3 दूनी 6 और 2 8। ये जो 360 बराबर के उधर था इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। जब बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ किसी भी संख्या को ले जाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो बराबर के इधर 360 प्लस में, इधर लाओगे माइनस में हो जाएगा। ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस 29x और ये प्लस 3x दोनों प्लस में है ना, तो जुड़ जाएगा। प्लस 87 माइनस 360, 360 में से 87 निकालना है, कितना बचेगा? जब घटाओगे तो माइनस 273। इतनी बात समझ में आ गई? बराबर 0। ठीक है, ये 273 आ गया। अब इसके बाद ये जो 273 है इसके हमें 2 गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको घटाने पर कितना आ जाए? 32। यहां माइनस लगा है ना तो ये घट के आएगा। माइनस है तो और प्लस होता तो जुड़कर। पता है ना, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या होती तो पहले उसका इसमें गुणा करते, है ना। तो पहले क्या लिखेंगे? 273। अच्छा ठीक है, हम एक बार समझा दें। 273, क्या ये 2 से कटेगा? 3 से कट रहा है। 3 9 27, 3 1 कम। क्या अब ये 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, 7 से कटेगा। 7 1 कम और 7 त्रिक। अब देखो 7 त्रिक 21 या 3 सते 21 21 13 32। ये तो घटा के लाना है ना। अच्छा घटा के लाना है। 13 1 कम 13। तो जब घटा के लाना है तो देखो 13 तिया और गुणा 7, 39 में से 7 निकालो, आ जाएगा ना। 39 माइनस 7 32। तो फिर ऐसे आप कॉम्बिनेशन बना लेंगे, क्योंकि ये आ गया हमने काट दिया, इसके अलावा तो कुछ आना नहीं है। तो 13 तिया 39, 39 में से 7 घटा दोगे तो 32 आ जाएगा। 39 और 7 का गुणा 273 हो जाता है। एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स लिखो। यहाँ क्या लिखोगे? 39 माइनस 7x। उसके बाद एक्स कॉमन, 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक्स बचेगा। माइनस कॉमन है तो अंदर प्लस हो जाएगा और 7 से भाग करो तो 7 त्रिक 21, बाकी बचा 6, 63 9 63। अब एक्स प्लस 39 कॉमन हो जाएगा।
दो भागों में बांटते हैं। क्या आयु माइनस में होगा? जो आयु है वो माइनस में होगा? अरे किसी की आयु माइनस में होती है। जैसे पैदा होता है, जैसे पैदा होता है वैसे उसकी आयु बढ़ने लगती है? तो माइनस में, माइनस तो जीरो से छोटा होता है ना। तो चूंकि x नॉट इक्वल -39, ठीक है, इसलिए x बराबर 7। x का मान कितना आया? 7। अतः रोहन की आयु पूछ रहा था ना, रोहन की वर्तमान आयु कितना है? 7। और उसकी मां की वर्तमान आयु 7 में 26 जोड़ दो। चलो ये भी निकाल देते हैं। तथा मां की वर्तमान आयु x प्लस 26 था, 7 प्लस 26 कितना आ गया? 33 वर्ष। रोहन की मां 33 वर्ष की है अभी, वर्तमान मतलब अभी मौजूदा हाल में, और रोहन 7 वर्ष का, ठीक है। तो जब, अच्छा एक मिनट और सुनो, ये कह रहा था 7 वर्ष बाद, सॉरी 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात ये कितना हो जाएगा? 7 3 10, और ये कितना हो जाएगा? 36। रोहन की मां की आयु, चलो देखो ये समझ लो, जो कह रहा था गुणनफल 360 है। 3 साल बाद रोहन की आयु 7 प्लस 10, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा, और 33 प्लस 3 36, और दोनों का गुणा करोगे तो ये भी तो यही कह रहा था कि 3 साल बाद 360 होगा। आया ना? प्रश्न 2 का चौथा भाग है। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है, मतलब चाल कम ज्यादा नहीं होता है। अगर होता भी है तो हमें क्या मानना है? एक समान मानना है, ठीक है ना। 480 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी एक समान चाल से तय करते हुए जाती है, ठीक है ना। चाल से एक समान कहने का मतलब चाल कम ज्यादा फिक्स है, ठीक है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। 480 किलोमीटर की दूरी कोई रेलगाड़ी कुछ समय में तय करती है, हमें नहीं पता है कि कितने समय में तय करती है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक समय लेती। अब जाहिर है कि अगर चाल कम होगी मतलब स्लो चलेगा तो टाइम ज्यादा लेगा। तो ये कह रहे हैं कि अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम हो जाए तो टाइम 3 घंटा ज्यादा होगा। और कितना टाइम लगा है ये नहीं पता है, वो तो निकालना पड़ेगा ना। अच्छा, हमें बताना है रेलगाड़ी की चाल। क्या बताना है? देखो इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है इसमें सबसे पहले आप क्या मानेंगे? माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है ना मात्रा, तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं कि यदि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो हमने मान लिया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो 3 घंटा ज्यादा समय लगता। ठीक, वो तो हम करेंगे, लेकिन आप लोगों को क्या पता है? चाल बराबर दूरी बटा समय, फार्मूला पता है? अच्छा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, चाल बराबर ये तो सबको पता है। इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम यहां पर, ठीक।
दूरी कितना तय करना है? 480 किलो। दूरी कितना करना है? तो यहां हम लिखेंगे 480 किलोमीटर दूरी। चाल कितनी है? x माना है ना। चाल कितना है रेलगाड़ी का? तो 480 किलोमीटर दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय ही तो निकालेंगे, क्योंकि चाल हमें पता है, दूरी भी पता है। अच्छा, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, तो समय बराबर ये देखो, अगर समय निकालना है तो समय बराबर दूरी बटा। समझ में आ गया? तो यहां हमें समय चाहिए। समय को क्या माने? एक तो समय ये होगा, अभी ध्यान देना, T1 T2 मान ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि एक तो समय ये है जब इस चाल से चल रही है, और भी इसके बाद चाल क्या करना है? कम करना है। 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है, तब जो समय लगेगा उसको T2 मान लेंगे, क्योंकि वो जो समय है वो 3 घंटा अधिक हो जाता है। देखो अभी आगे बता रहा हूं। समय को इसको क्या मान रहा हूं? T1। तो T1 बराबर दूरी कितना है? ये 480 किलोमीटर दूरी है ना, और चाल कितनी है? x। अच्छा, ये क्या है? घंटा। मात्रक तो घंटे में होगा ना। ठीक। फिर इसके बाद 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर नई चाल कितनी हो जाएगी रेलगाड़ी की? पहले तो x था ना, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा 480 ना x माइनस, ठीक है, पहले लिख लो नई चाल x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नई चाल हो गई। अब चार सौ अस्सी किलोमीटर दूरी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। इसको हम क्या मान रहे हैं? T2। दूरी कितना है? 480, लेकिन चाल x माइनस 8 घंटा। ये हो गया। तो देखिए, एक तो जब चाल x थी तब हमने निकाल लिया समय, और एक जब चाल घट गई है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो गई, तब भी हमने निकाल लिया समय। अब प्रश्न में आपसे क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार प्रश्न में कह क्या रहा है? नहीं पता है। प्रश्न में आपसे यह कह रहा था कि अगर चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो समय 3 घंटा अधिक लगे, ये तो कह रहा है। तो एक बात बताओ, ये T2 T1 से कितना अधिक होगा? T1 बड़ा है या T2 बड़ा है? T2। ये ज्यादा टाइम है ना, क्योंकि यहाँ चाल कम हो गया है, तो टाइम बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 3 घंटा। मतलब जब T2 में से T1 को घटाओगे तो कितना आएगा? 3 ही तो आएगा। प्रश्नानुसार T2 माइनस T1 बराबर 3 घंटा। क्या आप लोगों को यह बात समझ में आ रही है? आपके प्रश्न में यही कहा जा रहा था कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है तो उसी दूरी को तय करने में वो 3 घंटा अधिक समय लेती है। ये तो कह रहा था। तो हमने माना कि रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है वो x है। अब x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करने में जो लगा समय उसको हमने T1 मान लिया, इतना लगा। अब हमने कहा कि मान लीजिए चाल घट जा रही है,
कितनी घट रही है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल कम होने पर नई चाल ये मिल गई। अब इस चाल से जब रेलगाड़ी चलेगी तो उसी दूरी को तय करने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि चाल कम हो गया है। कोई भी चीज तेज दौड़ेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा और स्लो चलेगा तो ज्यादा टाइम लेगा। तो 480 किलोमीटर, अब दूरी तो वही है ना, तो 480 किलोमीटर दूरी x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में जो लगा समय, उसको हमने T2 मान लिया। T2 480 बटा x - 8। T2 ज्यादा लगा, समय ज्यादा लगा, समय ज्यादा लगा ना। T2 बड़ा है T1 से, कितना बड़ा है? 3 घंटे, क्योंकि 3 ही घंटा तो ज्यादा लग रहा था। यहाँ T1 जो भी है उससे कितने घंटे ज्यादा लग रहा था? तो जब T2 में से T1 घटाओगे तो 3 ही तो आएगा, तो इसलिए लिखा T2 - T1 3 घंटा। और यहाँ लिखा है प्रश्न अनुसार। प्रश्न अनुसार का मतलब कि ये प्रश्न में आपसे कहा गया है। ठीक, T2 कितना है? 480 बटा x माइनस T1 बराबर 3। देखिए 480 यहाँ भी है, 480 यहाँ भी है, 480 कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटा x माइनस 1 बटा x बराबर 3 बटा, चलो अभी 3 ही लिख दो, क्या दिक्कत है। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये 480 है, ठीक है। अब ये 480 रहने दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये x - 8 और ये x, ये दोनों बटे में है ना, तो इसका एलसीएम लेंगे। x इंटू x - 8, ये हो गया एलसीएम। हाँ, तो मैंने कहा कि एलसीएम लेना। जैसे इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास 1/3 लिखा हुआ है और 1/7 लिखा हुआ है, तो अब दोनों अलग अलग है ना, दोनों अलग अलग है। अगर एलसीएम लेना हो तो क्या होगा? एलसीएम 3 और 7 का 21 होगा ना, गुणा ही तो करते हो, तो ये दोनों भी तो अलग अलग है, या है कुछ कॉमन इसमें? अलग अलग है ना। x - 8, एक तो लिखा हुआ है x - 8 और एक में लिखा हुआ है x, तो दोनों का क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। जब इस प्रकार से बटे में संख्याएं कुछ लिखा हो चर के साथ मिक्स करके, तो उन दोनों को गुणा करके लिख देते हैं, वही एलसीएम हो जाता है। इतनी बात आ गई समझ में? आगे बढ़ते हैं। x इंटू x - 8 इसका एलसीएम हो गया। इसके बटे के नीचे क्या है? x माइनस, तो x - 8 से जब इसको भाग देंगे तो ये ब्रैकेट कट जाएगा, तो बचेगा क्या? x का जब 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x होगा। अब यहां से x - 8 कट गया, इस x का गुणा इससे हो गया, और यहां बटे में x है तो x से भाग देंगे तो फिर ये x कट जाएगा, x - 8 बचेगा। और x - 8 का गुणा किसमें कर देंगे? ऊपर जो 1 लिखा है उसमें, तो x - 8 का गुणा जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? x - 8 ही हो जाएगा, लेकिन ये ब्रैकेट में हमने लिखा है क्योंकि इसके आगे क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। कैचा गुणा नहीं होता है भाई, तुम्हें एलसीएम नहीं आता है इसलिए दिक्कत है। तुम्हें बटे वाले सवाल इससे पहले या तो तुम प्रैक्टिस नहीं किए हो इसलिए दिक्कत है। इसको जब एलसीएम लेके लिखा जाता है, जब ये मान लीजिए ऐसे है, तो मान लीजिए 7 त्रिक 21 ऐसे हो गया, तो 3 से 21 को भाग करो, कितना आया? 7 आया, तो 7 का गुणा 1 ऐसे होगा ना। अब उसके बाद 7 से 21 को भाग करो, तो 7 त्रिक 21, 3 गुणे 1, तो ऐसे इसका भी है प्रोसेस। लेकिन अब चूंकि वो संख्या है नहीं तो इसलिए तुम लोगों को बात समझ में आती नहीं, और ऐसा लगता है कि ये यहां चला गया, ये यहां चला गया। समझ में आया? लेकिन होता ये है, होता ये है। तो मैं जब कह रहा हूं कि x इंटू x - 8 को जब x - 8 से भाग करोगे, मतलब ये x इंटू x - 8, इसको भाग देना है किससे? x माइनस, ये क्या बचा? तो x का गुणा किसमें होगा? ऊपर जो 1 लिखा है इसमें हुआ। और इसी x - 8 को जब भाग दोगे किससे? x से, क्योंकि इसके नीचे x है ना, तो ये x कट जाएगा, ये बचा, इसका गुणा फिर ऊपर हो जाएगा 1 में। ये होता है। इसके बाद देखो बराबर 3, 480, x माइनस से गुणा करो, माइनस x माइनस प्लस 8 बटा x और x का गुणा x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। यहां पर x और x ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो कट गया, तो 480 गुणे 8
बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। इसका इसमें गुणा कर लो, या एक काम करो, ऐसे करो कि ये जो आपका 3 है ना, ये 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3 एकम और 3 छक 18, तो 160 गुणे 8 बटा 8x बराबर 1। इसके बाद इन दोनों का गुणा करो। 8 जीरो 8 छक 8 एकम 8 4 एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1 बटा, तिरछा गुणा कर लो, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x का 1 में गुणा होगा तो यही रहेगा, और इसका इसमें गुणा होगा तो बराबर 1280। एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर ये आ गया। अब इस 12 एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। अब 1280 यहाँ लिखिए, इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। यहाँ 1280 के दो गुणनखंड ऐसे चाहिए, 1280 के दो गुणनखंड ऐसे चाहिए जिनको 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 घटाने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। ऐसे तो चाहिए। तो देखो मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 2 से काटो, 2 छक 2 चौक 2 तिया 2 दुना, फिर उसके बाद 2 से काटोगे तो इसका आधा। अब देखो 2 दुना 4 दुना 8 दुना 16 दुना 32, 32 गुणा 40 करोगे तो आएगा 1280, और 40 में से अगर 32 घटाओगे तो 8 आ जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 40 माइनस 32 1200, तो एक्स स्क्वायर माइनस 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 32 ये जोड़ा बन गया। यहाँ एक्स कॉमन हो जाएगा ना, x माइनस 40। तो यहाँ x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस, और यहाँ 32 कॉमन हो जाएगा तो जब 32 से 1280 को भाग दोगे तो 40 आएगा। ये देखो एक गुणनखंड इसका कितना था, 40 और एक था 32, तो 40 ये 1280 का मतलब है 32 गुणे 40। तो जब इसको 32 से भाग दोगे तो 40 ही तो आएगा बराबर। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 40 और दूसरे में x प्लस बराबर 0। तो x माइनस 40 बराबर और x प्लस 32 बराबर, तो x बराबर क्या चाल माइनस में हो सकता है? रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होगी, तो इसमें जो माइनस वाला मान आया है वो नहीं माना जाएगा, जो प्लस वाला आया है वही माना जाएगा। देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप लोग नीचे लिखिएगा, लिख दिए चूंकि x नॉट इक्वल माइनस 32, क्यों? चाल निगेटिव नहीं होगी, है ना। अच्छा, तब x बराबर 40, अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो इस तरीके से ये आपका समीकरण भी बन जाता है और हल भी हो जाता है, चाल भी पता चल गया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए और फिर ये प्रश्नावली खत्म हो जाता है।